हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट लेक्चर सीरीज कर रहे हैं और उसमें हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और डे 3 का जो लेक्चर है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम देखा। आज डे 2 का ही पार्ट 2 है, या फिर यूँ कह लें कि ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम को पूरा कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के बाद आप ये देखें कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, आप इस पोजीशन में होंगे कि इन क्वेश्चंस को आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। ये देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स 2013 में आया है इस टॉपिक से। उसके बाद फिर 2012 में भी आया था। उसके बाद फिर मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये देखिए लिस्ट, ये मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। और साथ ही साथ ये 2018, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, 2018, 2019 में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम से। तो इसलिए ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। हमने पिछले लेक्चर में मैनग्रोव्स तक चर्चा की थी और हमने आपको बताया था कि मैनग्रोव्स क्या किससे थ्रेट है और उसके यूजेज क्या क्या हैं। ठीक है, और मैनग्रोव्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जाना था। उसके बाद से जर्नी हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम लोग वेटलैंड को एक ब्रॉडर रूप में देखते हैं। मैनग्रोव इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वेटलैंड, ये आप याद रखिएगा। तो वेटलैंड, अब समझते हैं कि वेटलैंड है क्या। 1971 में ईरान में रामसर कन्वेंशन एक हुआ। उसमें जितने भी वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट वेटलैंड है उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए एक तरह से कुछ नियम कानून बनाए गए और एक कन्वेंशन तैयार हुआ कि हमें इस तरह से उसको बचाना है। और उस पर बहुत सारी कंट्री उनके सिग्नेटरी हैं, जिसमें से भारत भी एक है। जो रामसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड को किस तरह से डिफाइन करता है, तो वो इसके अंतर्गत मार्शेस, फ्लड प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ और अदर मैरीन एरियाज, ठीक है, जो कि नो डीपर देन द 6 मीटर एट लो टाइड। यूपीएससी में मैंने बार बार आपसे बोला है कि यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती है जहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आए। कहने का मतलब है कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो कि थोड़ा सा धुंधला हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होता है उस बात को समझने के लिए। अभी आपने देखा कि रामसर जो कन्वेंशन है उसके डिफिनीशन में हम लोग वेटलैंड्स इंक्लूड्स मार्सेस, फ्लड प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, इन सब के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो बोल रहा है अदर मैरीन एरियाज नो डीपर देन 6 मीटर एट लो टाइड, इसका मतलब क्या है? तो आपने सुना होगा कि सी या ओशियन में उसकी डेप्थ की एक होता है कि मीन ओशियन डेप्थ हम लोग बोलते हैं। तो मीन क्या है, उसके बाद एक टॉप होता है, बॉटम होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि सरफेस सी वाटर है या फिर डीप ओशियन है। तो हम लोग ये डेप्थ कैसे मापते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, कि ये मान लीजिए कि सी सरफेस रहा, ठीक, ये मीन ओशियन रहा, मीन ओशियन डेप्थ हमने बोला, और फिर ये यहाँ से हम लोग सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी कि ये ओशियन का बेड है। ठीक है, तो लो टाइड पे 6 मीटर नो डीपर देन द 6 मीटर एट लो टाइड। लो टाइड कहने का मतलब ये देखिए, ये हाई टाइड हो गया, यहाँ तक जो भी टाइड आ रहा है तो ये ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि इतना से ये वेरी कर रहा है। तो ये जो अपर साइड है ये क्या हो गया, हाई टाइड, और यहाँ क्या हो गया, लो टाइड। तो जब हम सरफेस से, सी के सरफेस से जो डेप्थ मांगते हैं सी के सरफेस से, तो यहाँ तक की तो ये हो गई, ये मीन हो गया, ओशियनिक मीन जो है। फिर यहाँ से जब सबसे ऊपर की ओर मापेंगे तो ये ओशियन सरफेस का ये है, यानी कि टॉप लेयर ऑफ द ओशियन सरफेस, उसका डेप्थ है। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि हाई टाइड का डेप्थ है। लो टाइड का डेप्थ क्या होगा, ये होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये लो टाइड का डेप्थ होगा। तो इसने बोला कि नो डीपर देन 6 मीटर एट द लो टाइड, तो ये 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मतलब कि जो एरिया आएंगे उसको हम लोग बोलेंगे वेटलैंड्स में गिनते हैं। ठीक, एज वेल एज द ह्यूमन मेड वेटलैंड सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड्स एंड द रिजर्वायर, यानी कि ह्यूमन मेड भी जो वेटलैंड्स हैं, जिस तरह से जैसे कि वेस्ट वाटर है, ठीक है, या फिर रिजर्वायर है, या ट्रीटमेंट पॉन्ड्स है, यहाँ तक कि जो पैडी फील्ड्स होते हैं वो भी वेटलैंड्स में आते हैं। ठीक, जो वेटलैंड्स की आप इम्पोर्टेंट देख लें, या फिर यूँ कह लें कि जो वेटलैंड को अभी नुकसान पहुँच रहा है वो देखिए कितना ज़्यादा है।
जो इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम सर्विसेज है, यानी कि IPBES, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि जो मैरीन इकोसिस्टम में या फिर जितने भी इकोसिस्टम हैं, जैसे कि हमने बोला किया था कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इंटायर इकोसिस्टम में जो सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड इकोसिस्टम कोई है तो वो है वेटलैंड, ठीक है। और ये जो थ्रेटनिंग जो है वो करीब करीब 40% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट और एनिमल स्पीसीज को ये इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि जो 30% ऑफ द लैंड बेस्ड कार्बन है वो पीटलैंड्स या फिर वेटलैंड्स में स्टोर होते हैं। तो ये कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का बहुत ही अच्छा, कार्बन सिंक की तरह बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर हम लोग वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पीटलैंड्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो वो कार्बन क्या होगा, अगेन वो रिलीज होंगी एटमॉस्फेयर में और भी ज़्यादा वो कार्बन बढ़ा देगा, जो कि पहले से ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतनी ज़्यादा कार्बन, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा कार्बन एंड ग्रीन हाउसेस गैस इमिशन हो रही हैं। जो अभी 2021 में जो वेटलैंड के लिए थीम रखा गया, वेटलैंड डे बनाया जाता है 2 फेब को। इस दिन घोषणा की गई कि 2021 का जो थीम है वो है वेटलैंड एंड वाटर। ये आपको याद रहना चाहिए, कभी कभी ऑप्शन में डाल देता है, अगर करंट से टॉपिक वो इंक्लूड कर रहा है इसमें, तो यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस ये इंफॉर्मेशन एक ऑप्शन में डाल सकती है। यूपीएससी का पूछने का जो तरीका है, आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखते होंगे तो आजकल जो पूछने का जो ट्रेंड हो चुका है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन वो अलग अलग डायमेंशन पे बना रहे हैं। वो जैसे कि एक डायमेंशन हो गया कि वो फैक्ट्स चेक कर लेंगे एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में आपके कंसेप्ट चेक कर लेंगे, तीसरे ऑप्शन में आपको और थोड़ा डीपर एनालिसिस चेक कर लेंगे, और चौथे उसमें उसके जो भी मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ रहे हैं वो चेक कर लेंगे। तो इस तरह से वो डाइवर्स जो 4 ऑप्शन जो होता है वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं होता, वो 4 ऑप्शन मतलब कि 4 तरह का क्वेश्चन उससे आप बना सकते हैं। तो पूरे क्वेश्चन में 100 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझे कि आपको 400 क्वेश्चन के लिए तैयार रहना चाहिए, और इतनी सारी डायमेंशन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। खैर, जो वेटलैंड्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि ये कवर्ड होते हैं वाटर या फिर वाटर लॉग्ड सॉइल, ठीक है, वहाँ पे मिट्टी के पास एटलीस्ट फॉर द 7 डेज की ड्यूरेशन होनी चाहिए। जहाँ पे वाटर लॉगिंग है उसको हम लोग वेटलैंड की संज्ञा देंगे। या वहाँ पे एडॉप्टेड प्लांट लाइफ होना चाहिए, और हाइड्रिक सॉइल, यानी कि जो ऑक्सीजन की जो एबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा इनफ नहीं होनी चाहिए कि फॉर सम ऑफ द प्लांट। तो इन सब की जो कंडीशन है या इन सब जो करैक्टरिस्टिक है ये आपको वेटलैंड्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। वेटलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो ये आप 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो, मतलब कि 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हो। एक है इनलैंड वाटर वेटलैंड और दूसरा है कोस्टल वेटलैंड। इनलैंड में कौन कौन से आते हैं, तो इनलैंड में भी आप नेचुरल एंड मैनमेड देख सकते हैं, और कोस्टल में भी नेचुरल एंड मैनमेड में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचुरल इनलैंड वेटलैंड में नेचुरल की बात की जाए तो जैसे कि लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ऑक्सबो लेक है, वाटर लॉग्ड है ना, सीजनल जो वाटर लॉगिंग होती है, स्वैम्प या मार्शेस हैं यानी कि दलदल, है ना। वेटलैंड जो हिंदी के स्टूडेंट हैं जो मुझे सुनते हैं या फिर हमारे चैनल पर आके पढ़ते हैं, तो वेटलैंड का जो हिंदी जो है वो आर्द्र भूमि है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। वैसे वेटलैंड आपको याद ही रहेगा, कोई ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि जो कि ना याद हो। मैनमेड की बात करें तो रिजर्वायर, टैंक्स, वाटर लॉग्ड, फिर एस पाउंड, ये सब आते हैं मैनमेड में। कोस्टल वेटलैंड में नेचुरल में बात की जाए तो एस्चुरी, लगून्स, क्रीक, बैकवाटर, बे, है ना, कोरल रीफ्स, टाइडल फ्लैट, मैनग्रोव्स हमने कर लिया है, सॉल्ट मार्सेस, और फिर मैनमेड में देखा जाए तो सॉल्ट पैंस और एक्वाकल्चर, जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं एक्वाकल्चर। तो ये सारी चीज़ें ये वेटलैंड्स के प्रकार है, इनलैंड वेटलैंड एंड कोस्टल वेटलैंड। स्टेटस क्या है इंडिया में वेटलैंड्स की, तो इंडिया में करीब करीब 7 लाख से भी ऊपर वेटलैंड्स हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा वेटलैंड्स इंडिया में हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रामसर कन्वेंशन में सिर्फ और सिर्फ अभी 42 साइट्स ही उसमें रखे गए हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, यानी कि 7 लाख वेटलैंड्स में हम सिर्फ वैसे
टू जो वेटलैंड्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके कंजर्वेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या हम इस गति से, इस स्पीड से अपने वेटलैंड्स को बचा पाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत लाना होगा, ताकि उनकी जो फंडिंग होती है, साथ में मतलब कि उनकी जो देखरेख होती है और एक जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको मिलता है वो ज़्यादा हो सके, तभी हम लोग अपने वेटलैंड्स को बचा पाएंगे। वेटलैंड्स जो है वो रेगुलेटेड होता है विद इन इंडिया, जो रेगुलेटेड होता है वेटलैंड कन्वेंशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 से अभी रेगुलेट हो रहा है। इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। आगे अगर कोई भी चेंजेस होगा तो उसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ये जो 2017 का जो रूल आया उसने 2010 जो वर्जन है उसको रिप्लेस किया था, उस रूल को रिप्लेस किया था। और ये जो है कि एक जो पहले जो 2010 का जो वर्जन था उसमें क्या था कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी, यानी कि ये सेंट्रलाइज था। जो पावर था इसके कंजर्वेशन के लिए या इसके मैनेजमेंट के लिए वो क्या था, बिल्कुल सेंट्रलाइज था 2010 का जो रूल था। लेकिन 2017 में क्या किया गया कि ये स्टेट लेवल बॉडीज़ बनाई गई, जो कि सेंट्रल लेवल जो वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का उसको रिप्लेस किया और एक नेशनल वेटलैंड कमेटी बनाई गई। ठीक है, जिसकी जो फंक्शन है वो एडवाइजरी रोल है। ठीक, 2010 में जो था कि स्टेट्स को मतलब कि जो भी वो आइडेंटिफाई करते थे वेटलैंड्स या फिर जो प्रिपेयर करते थे डॉक्यूमेंट्स, ये सबको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को सबमिट करना होता था। ठीक है, उसके बाद फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड जो फॉरेस्ट्री है वो मतलब कि हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी और वो नोटिफाई करती थी। लेकिन अभी 2017 के जो रेगुलेशन में जो पूरी तरह से जो प्रोसेस है वो स्टेट के हाथ में दे दिया गया है। होल प्रोसेस हैज़ बीन डेलीगेटेड टू स्टेट्स। तो ये आप याद रखिएगा कि बिल्कुल ही डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं वेटलैंड्स के। सेंटर्स के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो उतनी पकड़ के साथ जो विजिलेंस है वहाँ पर वो नहीं हो सकती सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्यों ना हम ये जो चीज़ है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनके जो एसोसिएटेड राइट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए, ताकि इनकी जो संरक्षण है, जो कंजर्वेशन है वो अच्छी तरीके से हो पाए। तो ये मूव अपनाया गया 2017 में। ठीक है, 2017 केम अंडर द प्रोविजन ऑफ, ये आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा जो रूल है किसी ना किसी एक्ट के थ्रू आता है, क्योंकि जो एक्ट है वो गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो अलग अलग तरीके से रूल बना सके। तो ये जो रूल है वेटलैंड रूल 2017, ये आपके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा ये रेगुलेट होता है। ठीक है, फिर है जो कि अब देख लेते हैं वेटलैंड रूल 2017, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देनी चाहिए कि यहाँ पर जो भी वेटलैंड है वो सब नोटिफाई किए गए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसके लोकेशन, साइज, ऑनरशिप, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, सर्विसेज एंड वैल्यू, ये सारी चीज़ें के इर्रेस्पेक्टिव इसमें जो वेटलैंड हैं वो नोटिफाई किए गए हैं। ठीक, इसमें जो है अब एक और चीज़ है कि यहाँ पर सारे वेटलैंड को नोटिफाई किया गया है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस रखा गया है। ये एक्सेप्शन आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि रिवर चैनल्स। ठीक है, ये वेटलैंड्स के अंतर्गत, यानी कि 2017 का जो रेगुलेशन है ये वेटलैंड उसके रेगुलेशन में अंतर्गत नहीं आएंगे। पैडी फील्ड्स हैं वो भी 2017 के रूल्स के अंतर्गत नहीं आएंगे। ह्यूमन मेड वाटर बॉडी जो कि स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए, एक्वा कल्चर के लिए, सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए, है ना, रिक्रिएशन पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, ये सब 2017 के रूल के द्वारा रेगुलेट नहीं किए जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों एक्सेप्शन बनाया गया। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न और लॉजिक ज़रूर होता है। अब ये देखिए, जो ह्यूमन मेड वाटर बॉडीज हैं जो कि स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्ट किए गए हैं ड्रिंकिंग वाटर पर्पस, ये फिर एक्वा कल्चर, ये सब के लिए, तो जो रूल जो है वहाँ पर तो ये बोलता है 2017 का, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम इंटरवेंशन होना चाहिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए हाईली प्रोटेक्टेड है वो। तो क्या वो वहाँ पर अगर ये रूल के अंतर्गत आ जाता तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं अलाउड होते बहुत सारे एक्सटेंट तक। ठीक है, तो ये कारण है कि इनको इससे एक्सेप्शन में रखा गया। और कौन कौन से हैं? वेटलैंड्स फॉलिंग विद इन एरिया
कवर्ड अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। दूसरा ये है कि वैसे वेटलैंड जो कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत आते हों, ठीक है। वैसे वेटलैंड्स जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत आते हों। वैसे वेटलैंड्स जो कि स्टेट फॉरेस्ट एक्ट और उसके अमेंडमेंट्स के अंतर्गत आते हों। वेटलैंड्स जो कि वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के भी अंतर्गत आते हों, या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के अंतर्गत आते हों। तो जितने भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वो और उसके अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके अंतर्गत जो वेटलैंड्स आ रहे हैं, जो वेटलैंड्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके अंतर्गत आ रहे हैं, या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 उसके अंतर्गत आ रहे हैं, उनको भी है ना 2017 के जो रूल है उनसे अलग रखा गया है, उनसे एक्सेप्शन रखा गया है, ठीक है। अब मैंने मतलब कि यहाँ पर आप देख लीजिए, एक पिक्टोरियल व्यू के रूप में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये वेटलैंड है, ठीक है। अब ये वेटलैंड, कुछ वेटलैंड यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है 1972 वाले से, यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद फिर 1927 वाले से ओवरलैप कर रहा है, और यहाँ पर कोस्टल रेगुलेशन जोन के से ओवरलैप कर रहा है। तो जो ये शेडेड एरिया हैं, ये मतलब कि 2017 के रूल से रेगुलेट नहीं होंगे। लेकिन क्या सारे एरिया ऐसे कि जो कि WPA 1972, IFA 1927 और कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 के अंतर्गत हैं, वो सारे क्या एरिया एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं 2017 के रूल से? तो ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट अगर आए तो आप उससे गलत कीजिएगा, क्योंकि उसका भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि जो कि अगर इन सब के अंतर्गत है, ये जो शेडेड जोन है इसके अंतर्गत जो वेटलैंड आ रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन अगर ये शेडेड जोन अगर कोई रामसर साइट है तो वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, ठीक है। वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज राइट रामसर साइट्स मे बी नोटिफाइड अंडर द रूल, वो नोटिफाई किया जा सकता है 2017 के रूल के अंतर्गत, ठीक है। वेटलैंड की अथॉरिटीज़ जो बनाई गई उसे मैंने आगे ही बताया आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिसेंट्रलाइज करके स्टेट एंड यूटीज को दे दिया गया। इस पे जो मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट या फॉरेस्ट, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वेटलैंड्स, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, जो वेटलैंड अथॉरिटीज़ बनाई गई है। यूटीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटर है या फिर चीफ सेक्रेटरी है वो चेयरपर्सन होते हैं। फिर जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं स्टेट में वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो मतलब कि यूटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं जो कि वाइस चेयरपर्सन होते हैं वेटलैंड अथॉरिटी की, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें ये वेटलैंड अथॉरिटी के बारे में। अब ये वेटलैंड अथॉरिटी में ये जो वेटलैंड जो रूल आया 2017 का, ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना, एक लिस्ट प्रिपेयर की गई कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की। एग्जाम्पल के लिए, है ना, कंजर्वेशन फॉर द नॉन वेटलैंड यूजेज इंक्लूडिंग द इंक्रोचमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट, सेटिंग अप ऑफ एनी इंडस्ट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज, है ना, कोई भी अगर इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है तो उसको एक्सपैंड नहीं किया जाएगा अगर वहाँ पे वेटलैंड है। दूसरी की अगर कोई नया इंडस्ट्री वहाँ पे बनाया नहीं जाएगा, या फिर सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं की जाएगी। तो इन सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ हैं इनको प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। स्टेट एंड यूटीज वेटलैंड अथॉरिटी हैज़ पावर टू एक्सपैंड द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़। ये आप याद रखिए, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है कि जो भी स्टेट है और यूटीज के जो वेटलैंड अथॉरिटी हैं उनको ये पावर दी गई है कि जो प्रोहिबिटेड लिस्ट है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं आप, यानी कि उसमें कुछ और भी आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो स्टेट और यूटीज हैं उनको ये पावर नहीं है कि उस प्रोहिबिटेड लिस्ट से आप किसी चीज़ को, किसी आइटम को बाहर कर दो, यानी कि उसको आप प्रोहिबिटेड लिस्ट में ना रखो उसको, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ फॉरेस्ट एंड जो क्लाइमेट चेंज है उनके अंतर्गत रखा गया है, ठीक, यानी कि MOEF&CC के अंतर्गत रखा गया, वही ये कर सकते हैं। और किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, वेटलैंड अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बोली गई 2017 रेगुलेशन में, और उसको क्या रखा गया, वाइज यूज़, ठीक है।
यानी कि बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करना वेटलैंड्स को। अब ये जो वाइज यूज़ है, बुद्धिमत्ता से जो इस्तेमाल करना है वेटलैंड के, तो ये आपके रामसर जो साइट जो कन्वेंशन है उसमें सबसे पहले ये वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी कि हम लोग वेटलैंड का कैसे वाइज यूज कर सकते हैं। उसके बाद 2017 में भी इसके जगह दी गई। हमारे जो इंडिया का वेटलैंड रूल 2017 है उसमें भी वाइज यूज को रखा गया, उसको उस अप्रोच को रिकॉग्नाइज किया गया। अब इसका कहने का मतलब क्या है? तो वाइज यूज जो है वो कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने सुना होगा कि वैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। emphasizes ऑन द प्रिंसिपल दैट ह्यूमन यूज ऑफ द इकोसिस्टम ऑन ए सुटेबल बेसिस इज़ कंपैटिबल विद द कंजर्वेशन, यानी आप इस तरह से यूज करें कि इसकी जो कंजर्वेशन है वो प्रभावित ना हो, यानी कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको कंजर्वेशन का भी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बात बताएगी, तो यही है वाइज यूज, ठीक। रामसर कन्वेंशन किस तरह से वाइज यूज को डिफाइन करते हैं? तो डिफाइंस द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एज ए मेंटेनेंस ऑफ दियर इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है कि ये यानी कि इस तरह से आप यूज़ करें उसका कि उसकी जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल कैरेक्टर को कोई हार्म ना हो, ठीक है। अब ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर है क्या? तो इकोलॉजिकल कैरेक्टर समझ लीजिए कि ये कॉम्बिनेशन है जितने भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जितने भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट जो कि उस पर निर्भर करते हैं या उसके अंतर्गत आते हैं उस वेटलैंड के अंतर्गत, तो वो प्रभावित ना हो। द कॉम्बिनेशन यानी कि वो इकोलॉजिकल कैरेक्टर उसकी डिफाइन करती हैं, इकोलॉजिकल कैरेक्टर को बनाती हैं। प्रोसेस एंड द सर्विसेज दैट टाइपिफाई द वेटलैंड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं, जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रही हैं एक खास तरह की, एक स्पेसिफिक तरीके से, इन सब की जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग बोलेंगे इकोलॉजिकल कैरेक्टर। अब ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर वाइज यूज तभी भी होगा कि आप यूज कर रहे हैं लेकिन इसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन रहना चाहिए, इसकी इकोलॉजिकल कैरेक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, कि सम एग्जाम्पल ऑफ द वेटलैंड यूजेज दैट मे नॉट बी वाइज यूज, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने दो टाइप ऑफ वेटलैंड को दिखाया है, एक लगून हो गया और दूसरा लेक हो गया। यहाँ पे आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, यानी कि यूज के लिए, अपने यूज के लिए इसको इस्तेमाल में ले रहे हैं। जैसे कि पॉन एक्वा कल्चर है, पॉन मतलब एक मछली है ना, समुद्री मछली, उसकी एक्वा कल्चर कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग इनक्लोजर्स विद इन द लगून एरिया, यानी कि कुछ एरिया को आप लगून एरिया को घेर दे रहे हैं और वहाँ पे आप एक्वा कल्चर कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि एक तो आपको जो फ़ायदा होगा कि आपको फूड जो प्रोविजंस है, लिवलीहुड है, ये इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किसको नुकसान पहुँचा रहा है? वेटलैंड को किस तरह से नुकसान पहुँचाएगा? तो जो वाटर रिजिम मॉडरेशन है वो नहीं हो पाएगा, वो कम हो जाएगा, और फ्लड का जो मॉडरेशन है वो कम हो जाएगा, यानी कि फ्लड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं या होंगी। तो इसलिए ये वाइज यूज़ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अगर फ्लड होगा तो वो इकोलॉजिकल कैरेक्टर को हार्म करेगा। नेक्स्ट है जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेक्स, तो आप कर रहे हैं इम्पाउंडिंग वाटर बाय रेगुलेटिंग आउटफ्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द ह्यूमन यूज़, है ना, वाटर एबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा कि अगेन इसकी जो एबिलिटी है फ्लड को रेगुलेट करने के लिए या फिर मॉडरेट करने की, वो एबिलिटी कम हो जाएगी, डिमिनिश कर दी जाएगी इस एक्टिविटीज़ के कारण, इस इंटरवेंशन के कारण। तो इसे हम वाइज यूज नहीं मानेंगे, ठीक है। अब हमने इतनी बारे में बात की कि रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन के बारे में थोड़ी बहुत जान भी लेते हैं कि वो है क्या। तो 1971 में इटली का एक सिटी है रामसर, वहाँ पर ये कन्वेंशन साइन किया गया, ठीक है। इसकी जो एम है कि डेवलप एंड मेंटेन द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ द वेटलैंड्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फॉर द सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ, ये इसके एम है। इसमें क्या है
कि अभी हमने बात की थी कि जितने भी रामसर कन्वेंशन में लेक्स हैं, मार्शेस हैं, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं, उस वेटलैंड के अंतर्गत आते हैं। अब ये इसके अंतर्गत अगर कोई भी वेटलैंड, किसी भी कंट्री का वेटलैंड अगर रामसर साइट्स में आता है तो इसका मतलब क्या है? द इंक्लूजन ऑफ वेटलैंड्स इन द लिस्ट एम्बॉडीज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप। ठीक है, यानी कि ये गवर्नमेंट को बाध्य बनाता है कि कुछ नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं। ठीक, ये गवर्नमेंट की एक कमिटमेंट को दर्शाता है कि गवर्नमेंट उस वेटलैंड साइट्स को, वो जो रामसर साइट है उसके कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी नेसेसरी स्टेप्स लेंगे और इंश्योर्स दैट इट्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर इज मेंटेन्ड, और उनकी जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी हमने देखा वो मेंटेन रह सके। करंट में करीब 2300 रामसर साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। बहुत ही कम साइट्स को रामसर कन्वेंशन में रखा गया है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में ही 7 लाख से ऊपर वेटलैंड्स हैं, जबकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 42 साइट्स को, वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स के अंतर्गत रखा गया है। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी बना 1982 में रामसर कन्वेंशन का। तो अगर ये ऑप्शन आपको थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए डाला जाए कि 1971 में ही इंडिया सिग्नेटरी बन गया था, तो ऐसा नहीं है, वो 1982 में जाकर इंडिया इसके अंतर्गत आया। जो रामसर जो कन्वेंशन है वो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। ठीक है, ये नॉन गवर्नमेंटल नहीं है, ये याद रखिएगा। ये गवर्नमेंट के बीच में है, यानी कि एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट के बीच में ये ट्रीटी है, इंटर गवर्नमेंटल है। आपको पता होना चाहिए कि जो वेटलैंड्स हैं वो नेचर्स की किडनी कही जाती हैं, क्योंकि वेटलैंड जो है वो बहुत अच्छी प्यूरीफायर होती हैं वाटर की। वाटर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रिवर से फ्लो होकर वाटर किधर की जाती हैं, ओशन की थ्रू। अगर ये बीच में यहाँ पे वेटलैंड है, ठीक है, ये तो अब इस एरिया से होकर जाती हैं, तो जितनी भी सिल्टेशन है, जितने भी इसमें जो गंदगी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर वेटलैंड पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और यहाँ से जब फिर वो बाहर निकलती हैं तो बिल्कुल फ्रेश वाटर की तरह बाहर निकलती हैं। इसलिए इसको किडनी बोला जाता है। किडनी काम क्या करता है? वाटर को प्यूरीफाई, जब भी हम लोग पानी पीते हैं तो वो उसको छानता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये नेचर का किडनी है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कोई अलग चीज़ नहीं है रामसर से, ये आप ध्यान रखिएगा। ये रामसर कन्वेंशन का ही एक टूल समझ लीजिए। ठीक है, एक प्रिंसिपल टूल है रामसर कन्वेंशन का। ये एक रिकॉर्ड है, जैसे कि आप लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसी तरह से एक तरह से रजिस्टर समझ लीजिए कि एक मेंटेन किया जाता है। और वैसे साइट्स को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है कि जिन पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, या फिर एडवर्स चेंजेज आए हैं, या फिर चेंजेज आने वाले हैं या आ रहे हैं। ठीक है, लाइकली टू बी ऑकर या ऑकरिंग, या फिर आ चुके हैं उनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में। तो हम उन वैसे साइट्स को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। और यहाँ पे रिकॉर्ड रखने का मतलब क्या हुआ कि इनको बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखी जाती हैं। इंडिया में अभी सिर्फ 2 ही ऐसे साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। एक पहला जो है वो लोकतक लेक है मणिपुर में, जिसको 1993 में रखा गया। ठीक है, यहाँ उनका कारण क्या है रखने का? तो पोल्यूशन लेवल बहुत हाई हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, और जो यहाँ पे एक इन्वेसिव स्पीसीज है वाटर हाइसिंथ, इसके कारण वहाँ पे डिप्लीशन हो रहा है वो वेटलैंड का। और यहाँ पर वाटर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है उसकी वजह से भी ये वेटलैंड की इकोलॉजिकल कैरेक्टर को नुकसान पहुँचा है, जिसके वजह से ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। जो लोकतक लेक है, आप जानते हैं केवलम लमजाओ जो नेशनल पार्क है उसी के में है, यहाँ मणिपुर में। यहाँ पर एक ख़ास तरह की एक डियर की प्रजाति है। ठीक है, और यहाँ पे एक ख़ास तरह का वेजिटेशन भी होता है इस लेक में, जिसको फुमडी बोलते हैं, जो कि हम बाद में नेशनल जो पार्क्स करेंगे, है ना, उसमें भी हम ये देखेंगे, या फिर फ्लोरा एंड फौना में इस डियर के बारे में बात करेंगे। संगाई बोला जाता है। नेक्स्ट है जो वेटलैंड साइट जो कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा गया है, वो केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में। ये 1990 में रखा गया। किसके वजह से रखा गया? तो वाटर शॉर्टेज की वजह से, है ना, अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग रिजिम की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे ग्रोथ ऑफ जो ग्रास है,
जो पास्पलम डिस्टिक्चम, तो ये जो इन्वेसिव स्पेसीज है जिसके कारण इस वेटलैंड को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था, उसके कारण भी ये रखा गया। ठीक है, तो ये हो गए, हमने देखा वेटलैंड्स के बारे में। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था कि ये जो लेक्चर जब हम ख़त्म करने वाले होंगे तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने पिछले लेक्चर में मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ा था, उसकी भी आप नॉलेज बनाए रखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैनग्रोव्स कैन सर्व एज ए रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट द कोस्टल क्लाइमेटीज। ठीक है, फाइन। हाउ डू मैनग्रोव फंक्शन एज ए सेफ्टी हेज। मैंने आपको बताया था कि जो मैनग्रोव है वो हमारे स्टॉर्म, साइक्लोन, सुनामी ये सबसे रक्षा करते हैं। तो ये कारण क्या है, हाउ, ये मतलब कि मैनग्रोव ये कैसे कर पाता है, जिसका कारण मैंने आपको बताया था, याद हो तो। अब ये ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है द मैनग्रोव स्वैम्प सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन इन विच पीपल नीदर लिव नॉर वेंचर आउट। ये जो स्टेटमेंट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है द मैनग्रोव प्रोवाइड बोथ फूड एंड द मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर द नेचुरल डिजास्टर। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि वो जो नेचुरल क्या ऐसा मेडिसिन वो मैनग्रोव देता है, ऐसा कुछ है नहीं। द मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल विद द डेंस कैनोपीज एंड सर्व एज ए एक्सीलेंट शेल्टर ड्यूरिंग द साइक्लोन और सुनामी। तो ऐसा है क्या कि मतलब कि बहुत ज़्यादा डेंस हैं और बहुत ज़्यादा टॉल है? नहीं, 6 मीटर to 10 मीटर हाइट ही होती है। ठीक है, वेल डेवलप्ड जो मैनग्रोव है, तो उतनी ज़्यादा मतलब कि इनकी हाइट भी नहीं है। और ऐसा है नहीं कि जो साइक्लोन या फिर कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी है उसके दौरान जो लोग हैं वहाँ पर जाकर शरण लेते हैं, ऐसा आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ऐसा है भी नहीं, क्योंकि वो सॉल्ट मॉर्सेस में है, वहाँ पर जाएंगे तो और ख़तरा होगा उनको। तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, द मैनग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म एंड टाइड्स बिकॉज दियर एक्सटेंसिव रूट। मैंने आपको बताया था कि इनके रूट्स जो हैं धंसे होते हैं और बिल्कुल ये जो स्टॉर्म जो आती हैं उनके द्वारा ये उखाड़ा नहीं जा सकता है। तो दिस ऑप्शन वाज करेक्ट, पहला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर इज ए कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग इन हार्मफुल एल्गल ब्लूम। पिछले लेक्चर में हमने एल्गल ब्लूम के बारे में भी देखा था। इन द सी वाटर ऑफ इंडिया व्हाट कुड बी द कॉजेटिव फैक्टर फॉर द फेनोमेनन। क्या इसका फैक्टर, क्या मतलब कि कारण है, ये बात पूछी गई है। तो पहला है डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज। ये तो बात सही है कि जो एल्गल ब्लूम है वो न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस के कारण ही वो होता है, मैंने आपको बताया था। अब ये बोला गया है कि डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्चुरीज, क्या एस्चुरीज से डिस्चार्ज हो रही है न्यूट्रिएंट्स? तो एस्चुरीज के पास अपने तो कोई न्यूट्रिएंट्स होती नहीं, तो ये बोलना है कि एस्चुरीज से जो है उसके कारण मतलब कि ये एल्गल ब्लूम हो रही है, तो वो कहना गलत होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मानसून, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अपवेलिंग इन द सी, ये भी सही है, यानी कि हम अराइव करते हैं सी ऑप्शन पे। 2 and 3 वॉज करेक्ट। ठीक, अपवेलिंग का मतलब होता है कि जो ओशियन की या जो सी की जो लहरें होती हैं वो कोस्ट की तरफ आती हैं और फिर वापस जाती हैं। तो यहाँ से जब आती हैं तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स लेकर फिर वापस जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाता है, जिसके कारण एल्गल ब्लूम भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रीलिम्स 2012 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। अभी हमने बताया था वेटलैंड्स के बारे में, अभी हमने पढ़ा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द कंट्रीज टोटल ज्योग्राफी एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ द वेटलैंड इज रिकॉर्डेड मोर इन द गुजरात एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। यानी कि गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? ये एक फैक्ट है। ठीक है, और ये आपको ध्यान में रहना चाहिए ये फैक्ट कि गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट था। सेकेंड, इन इंडिया द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कोस्टल वेटलैंड इज़ लार्जर दैन द इनलैंड वेटलैंड। ये गलत है, क्योंकि इनलैंड की जो एरिया है वो ज़्यादा है ना, इनलैंड वेटलैंड की कोस्टल वेटलैंड से। इनलैंड में हमने आपको बताया था कि कौन कौन से आते हैं, वो एक बार फिर से जाके देखें, तो उनकी एरिया जो एरिया वाइज देखेंगे तो इनलैंड की ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन गलत था और ऑप्शन ए वाज करेक्ट।
मेंस का ये देख लीजिए, लिस्ट एनी 8 रामसर वेटलैंड साइट लोकेटेड इन इंडिया, व्हाट इज़ द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, अभी हमने चर्चा किया, एंड व्हाट इंडियन साइट्स आर इंक्लूडेड इन दिस रिकॉर्ड, हमने अभी देखा कि 2 जो इंडियन साइट हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। और लिस्ट एनी 8, कोई भी 8 आप रामसर साइट्स के बारे में आप बता दें, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से साइट्स रखे गए और क्यों रखे गए हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन था, तो ये सारी चीज़ें आप बताएं। तो ये ऑप्शन, ये जो आंसर होगा वो कंप्लीट आंसर होगा। दूसरा है व्हाट इज वेटलैंड, वेटलैंड क्या है, मैंने अभी आपको बताया था डेफिनेशन। एक्सप्लेन द रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइज यूज, हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था एक्सप्लेनेशन में कि वाइज यूज क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेटलैंड कन्वेंशन। साइट्स 2 एग्जाम्पल ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया, यहाँ भी आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से आप वाइज यूज करिएगा। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 150 वर्ड्स में लिखना है। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए हम मैप पर कुछ वेटलैंड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और वैसे भी ये कंप्लीट नहीं है, बहुत सारे मैंने बताया कि इंडिया में करीब 7 लाख से ऊपर हैं और रामसर साइट की बात की जाए तो 42 है। कुछ जो इम्पोर्टेंट जो वेटलैंड्स हैं यहाँ पर मैंने प्लॉट करने की कोशिश गई है। और अगेन मैं कहता हूँ कि जो ये हमने मैप बनाया है वो अप टू द स्केल नहीं है, ठीक है, एक रफ स्केच है अपने इंडिया का। तो प्लीज़ कोई इस मैप से ऑफेंड ना हो। और साथ साथ ये आप ये देखिए कि एग्ज़ाम में भी आपको सिर्फ रफ स्केच ही करना होता है इंडियन मैप का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पूरा टू द स्केल बना रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कौन कौन से यहाँ पे वेटलैंड साइट्स हैं। देखिए वुलर लेक है ना, और जो होकेरा वेटलैंड है ये आपके जम्मू कश्मीर में, सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है लद्दाख में, सोमोरिरी लेक है, ठीक है। उसके बाद फिर गुजरात में आप देखिए नला सोवर बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए नांदूर, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। डिपोरविल है, लोकतक लेक है, कोलेरू लेक है ना, ये सारी चीज़ें आप देखिए और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए मैप पे, कभी कभी पूछे जाते हैं। वेटलैंड का एरिया वाइज जो कि मैंने आपको बताया था कि वो एक फैक्ट है जो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा है, तो ये आप देख लीजिए कि एरिया वाइज सबसे ज़्यादा गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, थर्ड में उत्तर प्रदेश है, देन वेस्ट बंगाल है एंड लास्ट महाराष्ट्र है। यूटीज की बात की जाए तो परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द वेटलैंड सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो लक्षद्वीप है, जो 96.12% ऑफ इट्स एरिया कम्स अंडर द वेटलैंड। आप देखें कि पूरा का पूरा लगभग आइलैंड वेटलैंड ही है। और दूसरा है कि ड्यू एंडमन जहाँ पे 18.46% है, ठीक है। तो ये हो गए वेटलैंड्स। वेटलैंड्स में हमने एक मैनग्रोव भी बहुत इंपॉर्टेंट देखा था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वेटलैंड्स के अंतर्गत वो है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को समझना बहुत ही आसान है और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं मेंस में भी और पीटी में भी, प्रीलिम्स में भी, तो इसे ध्यान से समझिए, ठीक है। कोरल रीफ्स यानी कि इसे हिंदी में प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं, ठीक। ये एक लिविंग एनिमल है, तो इस कंफ्यूज में ना रहें कि वो एक प्लांट है। कोरल रीफ्स आर लिविंग एनिमल, दीज आर द एनिमल्स, ठीक। ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं किसके, जूजेंथले। जूजेंथले क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जिसे ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब हुआ कि एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का फ़ायदा देते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। किस तरह से, तो जूजेंथले जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं किसके, कोरल से कलर के लिए। आप देखते होंगे ना कि कलरफुल कोरल्स हैं, आप फोटो वगैरह में देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि देखिए कि किस तरह से वो जो कोरल्स है वो कलरफुल्स है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि जो जूजेंथले हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एल्गी हैं वो क्या क्या प्रोवाइड कर रही हैं कोरल्स को, तो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है कोरल्स को जूजेंथले से, ठीक। और ये कार्बन कंपाउंड को भी फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक। इन्हेंस कैल्सिफिकेशन, जो कि कोरल्स के लिए कैल्सिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो एज ए यूज करता है वो। उसके बाद फिर मेडिएट एलिमेंटल न्यूट्रिएंट फ्लक्स, तो एक तरह से ये न्यूट्रिएंट्स ये प्रोवाइड करता है कोरल पॉलिप्स को।
और ये जो कोरल पॉलिप हैं जो कि एनिमल हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं जुजेंथले को, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्योंकि ये एनिमल हैं तो ये रेस्पायर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे जुजेंथले को, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेंगे ये जुजेंथले फोटोसिंथेसिस करेंगी और एक सेफ इन्वायरमेंट देती है कि इनके ऊपर, क्योंकि एक अपने ही ऊपर इनके ही ऊपर रहती हैं। जैसे कि ये देखिए ये हो गया कोरल पॉलिप हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक है ना एल्गी हो गई जो जुजेंथले के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो इस तरह से एक और चीज़ है कि ये ऊपर क्यों रहती हैं और ऊपर रहने से इनको फ़ायदा क्या होता है इन एल्गी को। तो अगर मान लीजिए कि ये डीप सी में रहेंगी तो डीप सी में जो सनलाइट की जो रेज है उतने अमाउंट में नहीं आ पाएंगी। अगर ये कोरल्स के ऊपर हैं तो जो सरफेस के बहुत नज़दीक हो जाती हैं, और इस नज़दीकी के कारण क्या होता है सनलाइट जो सन रेज हैं वो इनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जिससे क्या करती हैं वो अपना भोजन बनाती हैं, और उस जो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल फिर ये कोरल पॉलिप भी करती हैं। तो जुजेंथले क्या दे रहा है कोरल पॉलिप को, जुजेंथले दे रहा है न्यूट्रिशन, ठीक है, और बदले में जो कोरल हैं वो उनको एक हैबिटेट दे रही हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे रही हैं, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हैं। ठीक है, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं कोरल, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोरल, वन इज हार्ड कोरल और दूसरा सॉफ्ट कोरल। जो हार्ड कोरल हैं सिर्फ और सिर्फ हार्ड कोरल्स ही है ना बैरियर बिल्डअप करती हैं, यानी कि जो कोरल जो रीफ बोलते हैं है ना, जो रीफ डेवलप करती हैं सॉरी, तो जो कोरल रीफ जो आप बोलते हैं तो वो हार्ड कोरल्स होते हैं। ओनली हार्ड कोरल्स कैन डेवलप रीफ्स। रीफ्स का क्या मतलब होता है, एक श्रेणी के साथ एक ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रीफ होते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए तो ग्रेट बैरियर जो कोरल रीफ है वो आप समझ सकते हैं एग्जांपल से। जो सॉफ्ट कोरल्स हैं है ना वो रीफ नहीं बनाती हैं, और एग्जांपल के लिए जैसे कि सी फैंस हो गए ये सॉफ्ट कोरल्स हैं। ठीक है, अब ये देखिए कोरल जो रीफ है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। तो आप ये देखें कि जो पॉलिप हैं, ठीक है, ये क्या है टाइनी एनिमल्स हैं, दीज आर द टाइनी एनिमल्स। जो पॉलिप हैं अगर ये डेड हो जाते हैं तो डेड होने के कारण क्या होता है, ये जो अपनी जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो स्केलेटन है, जो लाइम स्टोन स्केलेटन है वो उसको छोड़ देती हैं, और उससे क्या होता है कि ये जाके सेटल डाउन होती हैं सी बेड में, और ये एक लेयर क्रिएट करती हैं। देयर आर द लेयर्स ऑफ द दिस डेड पॉलिप्स। अब ये जो डेड पॉलिप्स की जो लेयरिंग होती है इसी का इस्तेमाल करके जो लिविंग जो पॉलिप्स होंगे वो क्या होंगे रीफ फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये रीफ का फॉर्मेशन होता है। क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम कोरल रीफ्स की, तो बेस्ड ऑन द लोकेशन आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, तो फ्रिंजिंग रीफ्स है, और अगेन मैंने बताया क्या कि ये लोकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो जो फ्रिंजिंग रीफ्स हैं वो कहाँ पर होंगी, एक तो पहली बात कि सबसे ज़्यादा कॉमन फ्रिंजिंग रीफ्स आपको देखने को मिलेगा, और ये जो है वो कॉन्टेजियस होता है शोर लाइन की, यानी कि जो कोस्टल जो है तो यहाँ जो कोस्टल लाइनिंग है वहीं पर आपकी ये फ्रिंजिंग रीफ्स दिखाई देंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए जो अंडमान्स में जो कोरल रीफ हैं वो फ्रिंजिंग रीफ्स हैं। नेक्स्ट है पैच रीफ्स। पैच रीफ्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये अलग अलग पैचेज में अवेलेबल हैं या आइसोलेटेड फॉर्म में है ना, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो इसे पैच रीफ बोला गया, और इसका एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं पाक वे में, ठीक है, जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है और गल्फ़ ऑफ कच्छ है वहाँ पे जो रीफ्स हैं वो पैच रीफ्स हैं। बैरियर रीफ्स, ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट बैरियर रीफ्स है ना, यहाँ ये क्या होती हैं शोर के जो ऑफशोर है उसके लीनियर होती हैं, या यूँ कह लें कि ये पैरेलल टू द कोस्ट लाइन होती हैं, कोस्ट लाइन के बिल्कुल ये पैरेलल होती हैं बैरियर रीफ। एराइज फ्रॉम द सबमर्ज्ड सेल्फ, यानी कि जो सेल्फ है, जो माउंटेन्स की जो सेल्फ्स होती हैं वो अगर सबमर्ज्ड है तो कभी ना कभी तो बाहर आती हैं ना, तो बाहर आने से ये बैरियर रीफ्स बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक, एटॉल रीफ ये सर्कुलर और सेमी सर्कुलर होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगेन निकोबार और लक्षद्वीप में आपको एटॉल रीफ देखने को मिलते हैं। ठीक है, या तो इसको हॉर्सशू रीफ भी बोलते हैं। ठीक है, घोड़े के जो नाल होता है उसके आकार का होता है ये, तो इसलिए सर्कुलर या सेमी सर्कुलर आप जानते ही हैं, और ये लक्षद्वीप और निकोबार में पाया जाता है। जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना कोरल रीफ्स की, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी की जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो आप ध्यान में रखें। सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार में है स्पीसीज डाइवर्सिटी, उसके बाद लक्षद्वीप में है, फिर गल्फ़ ऑफ मन्नार में है,
और फिर फाइनली गल्फ ऑफ कच्छ में। इनका फंक्शन क्या क्या है, तो ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर है ना, इरोजन के लिए और स्टॉर्म सर्ज के लिए। ठीक, नेक्स्ट है कि ये न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करती हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत सारे जो एनिमल डाइवर्सिटी है, प्लांट्स डाइवर्सिटी है, ये जो कोरल्स के अराउंड होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ही है। इसकी जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो सब बहुत ज़्यादा है कोरल्स की। उसके बाद क्या है कि ये लार्जेस्ट बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर है। अभी हमने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में देखा था कि वो जब डेड हो जाती हैं तो वो कैल्शियम स्केलेटन छोड़ देती हैं, तो ये बायोजेनिक कैल्शियम कार्बोनेट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। और ये जो है ना मैनग्रोव के लिए एक बेस भी तैयार करती हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ द कोरल रीफ्स। लास्ट जो फंक्शन है वो है हैबिटेट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। अभी हमने बोला था इसके बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने बात की थी। इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन बोला जाता है। याद रखिएगा, कोरल्स आर नोन एज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। नेक्स्ट है कि कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? सबसे आम धारणा है ना स्टूडेंट्स में भी या फिर लोगों में भी ये होती है कि कोरल ब्लीचिंग का मतलब हो गया कि कोरल का मर जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोरल डेड इज़ डिफरेंट एंड कोरल ब्लीचिंग इज डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कोरल ब्लीचिंग का कि ये जो है वो डिस्कलर हो गया, परवाल बिरंजक बोलते हैं हिंदी में। तो ये डिस्कलर हो जाता है, पेल ऑफ कोरल कलर्स हो जाता है, यानी कि जुजेंथले जो होते हैं इस पे जो रहते हैं, ये आप देखिए ये क्या है कि स्कैटर्ड हो जाएंगे या इसको छोड़ देंगे। ठीक है, किसी कारण से, जैसे टेम्परेचर राइज हो जाता है, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से कारण होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो लेयर है, ठीक है, एल्गी का, जो जुजेंथले का, ये हट गया। इसके बाद तो ये क्या होगा, ये सीधा क्या दिखाई देंगी, बिल्कुल ये वाइट दिखाई देती हैं और ये डिस्कलर हो जाता है। इसी को बोला जाता है मतलब कि कोरल ब्लीचिंग। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर जब कोरल ब्लीचिंग हो गया विद इन द 4 और 5 डेज में फिर ये डेड हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच जाती हैं। तो और उसके बाद फिर जब ये डेड हो जाती हैं तो इस पर जो मैक्रो है ना एल्गी हैं, या जो मतलब कि ये आ जाते हैं इस पर। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेगमेंटेड एल्गी हैं एक्चुअली, ये डेड पर आ जाती हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। अब ये क्या है कि इसकी जो किस कारण से हो रहा है, तो एक तो है कि जो कोरल ब्लीचिंग, तो जुजेंथले की जो डेंसिटी है वो डिक्लाइन हो रही है, आप देख रहे हैं, है ना। या फिर ये कह लें कि जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है जुजेंथले में वो डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि जुजेंथले क्या करती हैं, वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। और हमने बड़ी विस्तार में देखा कि फोटोसिंथेसिस और जो न्यूट्रिशन वो लेती हैं, वो न्यूट्रिशन जो फोटोसिंथेसिस से बना रही हैं उसका यूटिलाइज करती हैं कोरल्स। तो अगर ये फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट हैं वो कम हो गए तो भी ये कोरल ब्लीचिंग हो जाता है। कोरल की डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में जो कोरल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। मोस्ट ऑफ द बुक्स में दिया हुआ है कि आपको ये दोनों देखने को मिलेगा कि मेजॉरिटी ऑफ द कोरल रीफ्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया किसी बुक्स में कि ट्रॉपिकल में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये मैं एक ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देखा तो वहाँ पर है कि कोरल जो है ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रहना चाहिए। वार्म एंड शैलो ट्रॉपिकल जो सी हैं, ठीक है, वो एक तरह के होते हैं। और दूसरा है कोल्ड एंड डार्क डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी कहने का मतलब है कि वार्म शैलो ट्रॉपिकल सी में भी ये पाए जाते हैं। और दूसरी जो पहले जो धारणा थी कि ये कोल्ड में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ये पाए जाते हैं, कोल्ड एंड डार्क डेप्थ ऑफ द ओशियन में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये होगा कि यहाँ पर जब ये शैलो और ये जो वार्म ओशियन वाटर में ये रहते हैं, तो यहाँ तो जो जुजेंथले होते हैं वो फोटोसिंथेसिस आसानी से कर पाते हैं। तो क्या ये जब डीप में रहेंगे, डीप ऑफ द ओशियन में, या फिर कोल्ड जो रीजन है वहाँ पर रहेंगी, तो ये क्या जुजेंथले इस पर रह पाएंगे? तो कोरल ब्लीचिंग नहीं होगा। तो वहाँ पर देखिए कुछ अलग ही फिनोमेना है। वहाँ पर क्या है, जुजेंथले नहीं होती, बिल्कुल सही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन जो ग्रहण कर रही हैं वो किससे कर रही हैं? प्लैंकटन से। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हैं उनसे।
जिससे जो कि इनकी जो एनर्जी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मेन तो वो एनर्जी का ही है ना कि वो न्यूट्रिशन जूजेंथले से ले रहे थे। तो इनकी यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ द ओशन है यहाँ पे प्लैंकटॉन्स और ऑर्गेनिक मैटर से पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अब ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि ओनली जो कोरल रीफ्स है ये बहुत ही कम सरफेस एरिया जो है ओशन का वो कवर करती हैं। लेस देन 0.1% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ओशन आर कवर्ड बाय द कोरल रीफ्स। ठीक है, ये आपका जो है ये UNEP जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम उसके वेबसाइट पर 0.1 दिया गया है, लेकिन द हिंदू में एक खबर छपी थी जिसके अनुसार 1% दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या है याद रहना, ये आपको डाटा एज ए ऑफिशियल डेटा के रूप में याद रहना चाहिए। द हिंदू हो सकता है कि उनसे गलती हुई हो। ठीक है, तो हम ऑफिशियल डेटा के अनुसार ही हमेशा जाते हैं। वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि UPSC अगर मैकेनिज्म से हटकर पूछती है ना तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पे ही पूछेगी कोरल रीफ्स के या फिर मैनग्रोव्स के। तो वर्ल्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ्स हैं वो इंडोनेशिया, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फिलीपींस और फिर फ्रांस। तो ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंडिया में अगेन मैंने आपको वहाँ भी हमने देखा था कि अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा और लक्षद्वीप में उसके बाद। ठीक, लक्षद्वीप में परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार में एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, क्योंकि अंडमान निकोबार ज़्यादा बड़ा है लक्षद्वीप से। ये आप याद रखिए, परसेंटेज वाइज पूछा गया तो लक्षद्वीप को पहले रखिएगा, और जब एरिया वाइज पूछा जा रहा है तो अंडमान निकोबार को पहले रखेंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद फिर इसकी जो फेवरेबल जो टेम्परेचर होती है कोरल रीफ्स की, वो ध्यान देने की बात है कि ये जो वेरिएशन होता है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है ना ट्रॉपिकल वाटर में ये होता है। और अगर आप कोल्ड जो एरिया है, ठीक है, जो कोल्डर रीजन है वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक, जैसे कि नॉर्वे में भी पाया जाता है जो कोल्ड रीफ्स हैं, कोल्डर रीजन लोकेटेड जो रीफ्स हैं कोरल रीफ्स हैं, तो उनकी जो टेम्परेचर होती है वो लगभग 30 to 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट सेल्सियस। ठीक है, तो ये होती हैं। नेक्स्ट इनका थ्रेट किस किस से है, तो थ्रेट है नेचुरल थ्रेट में और पीपल के द्वारा कॉज किया गया थ्रेट में आज इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो नेचुरल थ्रेट में क्या क्या हैं, जैसे कि डिजीजेस, जैसे कि फंगल डिजीज हो जाती हैं, इन्हें बैक्टीरियल डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेट है। प्रीडेटर्स के कारण, ठीक है, स्टॉर्म्स के कारण, और अल नीनो जो है, अल नीनो आपको पता होगा जो हमने ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में बहुत विस्तार से किया है। जो ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के जो लेक्चर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और वो प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, तो प्लीज़ आप जाके वहाँ अल नीनो समझे। अल नीनो क्या है, एक हॉट करंट है, ठीक है, वार्म करंट है। तो ये वार्म करंट के कारण क्या होंगे, आपको पता है कि ये जो टेम्परेचर से एक नैरो टेम्परेचर को ही ये टॉलरेट कर सकती हैं कोरल रीफ्स। इसके कारण टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण ये कोरल ब्लीचिंग हो जा रही है। जो लोगों के द्वारा जो कॉज किया जा रहा है, जैसे पोल्यूशन, सेडिमेंटेशन, है ना, अनसुटेबल फिशिंग, यानी ओवर जो फिशिंग कर रहे हैं उसके कारण, क्लाइमेटिक चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रही हैं और एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है ओशियनिक में। तो ये जो कारण है, इनके कारण बहुत ज़्यादा थ्रेट है उनको। अब इनकी प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इनका बचाव कैसे कर सकते हैं। हमने थ्रेट देख लिया, कोरल ब्लीचिंग होता क्या वो देख लिया, कोरल्स के बारे में जान लिया, सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब ये देखते हैं कि उनको हम लोग बचा कैसे सकते हैं। तो एक जीन मिला वो वहीं पे ओशन में, ठीक है, उसको बोलते हैं जंपिंग जीन। किसी ऑर्गेनिज्म से ये निकाला गया ये जीन को, और ये जंपिंग जीन क्या करती हैं, ये इनकी जो टेम्परेचर के साथ जो टॉलरेंस लेवल है उसको इंक्रीज करती है, यानी कि ये ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाती हैं इन जीन के कारण। अब ये किया क्या जाता है कि जैसे कि जो कोरल्स हैं, कोरल्स के ऊपर ये जूजेंथले हैं, आपको पता है, ठीक है। अब ये जूजेंथले के ऊपर है ना, ये जो है ये जीन को डाला जाता है, जंपिंग जीन को, जिससे कारण क्या होता है कि ये जूजेंथले हैं, इनकी जो टॉलरेंस लेवल है टेम्परेचर की वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये जीन में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस तरह से जो जंपिंग जीन और जूजेंथले आपस में भी ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने लगती हैं, और इसको करके इसको इवॉल्व करवाया जा रहा है कि ये ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाएँ। नेक्स्ट है जो प्रिजर्वेशन, वो बायोरॉक का है। इसमें क्या किया जाता है कि मैंने आगे ही आपको बताया कि जो कोरल ब्लीचिंग है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोरल डेड हो चुका है,
लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाता है। 4 से 5 दिनों में अगर उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ, उसको बचाया नहीं गया, तो वो मर जाएंगी। तो होता क्या है कि अगर किसी भी कारण के से या प्रेडेटर्स के एक्टिविटीज़ से या फिर स्टॉर्म से, है ना, अगर वहाँ पे कुछ ब्रेक हुआ है, कोरल्स में टूटे हैं, कोरल जो रीफ टूटे हैं, तो करते क्या है कि जो भी ये जो फिनोमेनन है, सबसे पहले आपको ध्यान देने की बात है क्या कि इसमें जो मेन चीज़ है कोरल्स में वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज़ द की हियर, ठीक है। यानी कि अगर हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को रीजनरेट कर पाएँ, तो ये एक न्यूट्रिशन का काम करेंगे उनके लिए, और ये फिर से वो मतलब कि हेल्दी रूप में आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि वो कोरल ब्लीचिंग से हम उसको बचा सकते हैं, उनको डेड होने से बचा सकते हैं। तो करते कैसे हैं कि एक केज तैयार किया जाता है, ये मेटल का, ठीक है। ये देखिए मेटल का ये केज बनाया गया है, इस पे जो टूटे हुए जो हैं। और एक और बात ध्यान देने की बात होती है कि जहाँ से आपने कलेक्ट किया है, जितने डेप्थ से कलेक्ट किया है उन कोरल्स को जो ब्लीच हो चुके हैं, जो टूट चुके हैं, उतने ही डेप्थ पे आपको ये रखना पड़ेगा, तभी उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है। अब ये केज को वहाँ पर रखा जाता है, ठीक है, उनसे टाई अप यानी कि उनके ओवरलैपिंग किए हुए ये रखा जाता है। उसके बाद सोलर पैनल से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इनमें डाली जाती है। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको बायो रॉक बोला गया है, ठीक है। अब इसके कारण जो है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये एक तरह से न्यूट्रिशन की तरह उनको प्रोवाइड करती हैं, जिससे कोरल्स को बचा लिया जाता है। और ये साथ साथ ये जो मेथड है ये ट्रांसप्लांटेशन में भी बहुत काम आता है। जो कोरल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी भी वजह से, जैसे कि अभी मुंबई में जो बोला जा रहा है, वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किए जाने हैं। तो मुंबई में जो कोस्टल एरियाज में जो कोरल्स हैं उनको ट्रांसप्लांट करके किसी नए जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। तो इसी मेथड का वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक फैक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड जो सैलिनिटी है वो 27 ppt यानी कि 27 पार्ट्स पर 1000 ये होनी चाहिए, ठीक है, इसके ग्रो करने के लिए। और दूसरा कि ये हाईली प्रोटेक्टेड है अंडर द WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में। तो ये रहा आज का लेक्चर, ठीक है। होप कि आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर रहे हों। तो प्लीज़ मैं फिर से कहता हूँ